नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, घटना है, ये अनुज जी ने हमें भेजा है। अनुज जी का कहानी ये 2010 की है घटना। अनुज जी तो यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और काम के सिलसिले में नोएडा आए हुए थे। नोएडा में वो कार ड्राइवर का काम कर रहे थे एक सेठ के पास में। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। मैं कार ड्राइवर हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया यूपी का रहने वाला हूँ और मैं नोएडा में एक सेठ के पास में पिछले 1 साल से कार ड्राइवर का नौकरी कर रहा था। जो हमारे मालिक थे उनकी एक फैक्ट्री थी और उनके घर में ही मैं रहता था, सर्वेंट क्वार्टर में। मालिक की जो बिटिया थी वो इंग्लैंड में पढ़ रही थी और कभी कभी साल में 6 महीने में आती थी वो, और नहीं तो मालिक और जो हमारी मालकिन थी वो खुद जाते थे। लेकिन इस बार जब मालिक गए तो उधर से बिटिया को साथ में लेकर के आए थे। बिटिया का जो सेहत खराब था, है कि मैं पहले भी देखा हुआ था। बिटिया हष्ट पुष्ट थी लेकिन अब तो एकदम बीमार की तरह हो गई थी। मैं साहब से पूछा था अकेले में कि साहब, बिटिया का तबीयत खराब है क्या? साहब बोले हाँ, तबीयत खराब चल रहा भाई। मैंने कि सर क्या हुआ? इंग्लैंड में तो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है। बोले कि नहीं भाई, वो सब बात नहीं है, इलाज तो बहुत बढ़िया है वहाँ पर, लेकिन इसके ऊपर में कोई ऊपरी हवा आया हुआ है, इसके ऊपर में है। मैं ऊपरी हवा को समझ गया कि शायद ये भूत प्रेत का कोई चक्कर है। मैं अपने गांव में भी देखा था कई औरतों को जिनके ऊपर में भूत का साया आ गया था और तांत्रिक ओझा को बुला करके उसको भूत उतरवाया जाता था। तो मैंने मालिक से बोला कि मालिक, क्यों ना किसी ओझा गुनी को बुला करके और बिटिया का भूत उतरवा लेते हैं जो साया है इसके ऊपर में। बोले कि हमने इंग्लैंड में भी कोशिश किया, वहाँ भी अच्छे से तांत्रिक हैं और यहाँ पर भी हमने मिला है, लेकिन अभी कोई बात बन नहीं रही है। कुछ दिन तो बिटिया ठीक हो रहती है, इसके बाद में फिर तबीयत खराब हो जाता है। अब बड़े लोग की बड़ी बात, मैं तो साहब के साथ में चलता था तो थोड़ा साहब से खुला हुआ था। साहब ही मेरी इज्जत करते थे, मैं तो उनका इज्जत भरपूर करता था। तो और मैं कुछ बात तो पूछने से रहा। और बीच बीच में एक साधु आते रहे साहब के घर पर, और जब आते तो बिटिया के कमरे में जाते, वहाँ उनका झाड़ फूक चल रहा था। और जब वो साधु आते तो बिटिया बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी, और वो भी भारी भरकम आवाज़ में। उसकी आवाज़ ही बदल जाती थी। मैं दूर से ही सुना था, कमरे के अंदर तो मैं कभी गया नहीं था। और एक दिन जब साहब मेरे से मिले, बोले कि अनुज, अब हमें चलना पड़ेगा एक जगह पर। नहीं कि साहब, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। बोले आज ही निकलना है, रात को राजस्थान चलना है। नहीं कि मैं चलूँगा जी। बोले ठीक है, से हमें 1-2 दिन लग सकता है, तुम अपना 1-2 कपड़ा रख लेना बैग में और डिक्की में डाल लेना। नहीं कि ठीक है साहब, मैं जाकर तैयारी कर लेता हूँ, आप मेरे को फ़ोन कर दीजिएगा या किसी को भेज के बुला लीजिएगा। अब मैं अपने क्वार्टर में चला गया था जहाँ मैं रहता था। कपड़े वपड़े मैंने एक आध पैक करके अपने बैग में रख लिया था और साहब करीब 10:30 बजे के आसपास मेरे को फ़ोन किए थे कि अनुज, गाड़ी गैरेज से निकाल ले आओ और गेट पर लगा दो।
अब हम लोग चलेंगे। नहीं ठीक है साहब। मैं गाड़ी निकाल करके और साहब के गेट पर पोर्च में लगा दिया था और इंतज़ार करने लगा। करीब आधे घंटे के बाद में वही साधु जो बिटिया के पास में झाड़ फूँक करने आते थे वो साथ में थे, बिटिया का हाथ पकड़े हुए थे और साहब थे और मेम साहब थी। मैंने उनको देखते ही गेट खोल दिया था और वो साधु पिछली सीट पर बैठ गए और साहब भी बैठ गए, बीच में बिटिया को बिठा लिए। मेम साहब नीचे ही खड़ी थी, शायद उनको नहीं जाना था। तभी साहब बोले कि चलो अनुज गाड़ी निकालो। मैं चल पड़ा। अब जो साधु थे वो और हमारे साहब आपस में बात कर रहे थे इसी विषय पर, बिटिया के जो साया था। वो साधु कह रहे थे कि देखिए हमने बहुत कोशिश कर लिया, यहाँ पर झाड़ फूँक भी कर लिया, लेकिन जो इसके शरीर में जो कोई भी है वो बहुत शक्तिशाली है। वो कभी भाग जाता है और फिर वापस आ जाता है। अब जहाँ चल रहे हैं हम लोग ना, वहाँ बिल्कुल ये भाग जाएगा, मेरा मानना है। मैं इस चीज़ को जानता हूँ। वो साहब को समझा रहे थे, बता रहे थे साधु बाबा, और मैं सब बात सुनता हुआ अपना गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। अब मैं बोलने लगा, साहब मेरे को लोकेशन दे दो कि मैं डाल लूँ डिस्प्ले में। बोले हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया। और फिर उन्होंने अपने ही फ़ोन से गाड़ी में डिस्प्ले में सेट कर दिया था। बोले इसके चालू कर लो। अब मैं उसी नक्शे के गूगल मैप के सहारे में अपना गाड़ी चलाने लगा था, है कि मैं उस साइड में कभी गया नहीं था। ये मेरा पहला यात्रा था उस साइड का, राजस्थान का। अब मैं मैप के सहारे चल रहा था। मैं करीब उस लोकेशन के अनुसार मैं आधे रास्ते में पहुंच गया था। अब करीब 2 घंटे का रास्ता के आसपास दिखा रहा था मैप। रात तो काफ़ी हुई पड़ी थी, अंधेरा था बाहर में। शायद आज काली रात थी, अमावस्या की रात थी। और अचानक वो जो बिटिया अब सोई हुई थी आंखें बंद करके और चिल्लाने लगी थी बहुत तेज तेज आवाज़ में। और उसकी आवाज़ बहुत भारी था, जैसे कोई जेंट्स बोल रहा हो, उसके अंदर में घुसा हुआ हो, और वो भी अंग्रेजी भाषा में, जो मुझे पल्ले नहीं पड़ रही थी। और वो जो साहब थे बिटिया को शांत कर रहे थे और साधु बाबा भी बिटिया को शांत करने में लगे थे। लेकिन बिटिया अब तो बेकाबू होती चली जा रही थी। वो दोनों जनों के काबू में नहीं आ रही थी, उनको ढकेल देती थी। साधु बाबा को 2 बार उसने धक्का दिया था और साहब को भी। वो संभल नहीं रही थी। साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और उस पर फूंक भी लगा रहे थे, लेकिन वो कुछ असर नहीं हो रहा था। मैं देख रहा था। वो उनको धक्का दे देती। जब भी फूंकने जाते वो अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोलती थी, जो मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैं एकदम ऐसे भूत को साया को देख कर के हैरान हो गया था। है कि हमारे गांव में मैंने एक आध औरतों को देखा है जिनके ऊपर में भूत का साया आया था। वो तो सिर्फ सर को हिलाती थी, अपनी बाल को घुमाती थी, लेकिन ऐसे तो नहीं कोई करता था जैसे ये बिटिया कर रही थी। एकदम खूंखार से बन गई थी। वो तो अपने फादर को भी, पिता को भी नहीं पहचान रही थी। तो भला क्या नहीं कर सकती हो। कभी उनको ऐसा लगता था कि उनका मुंह नोच लेगी, और मुझे डर था कि कहीं साहब घायल ना हो जाए। मैं चुपचाप अपना गाड़ी को ड्राइव किए जा रहा था। और वो जो साधु बाबा थे वो अपना मंत्र पढ़ करके आप उसके में कहा जाए तो उसके ऊपर में अप्लाई कर रहे थे मंत्र को। कभी फूंक मार रहे थे, कभी हवा में ऐसे मुट्ठी लहरा रहे थे। मैं सब कुछ बैक मिरर में देख रहा था। और फिर अचानक बिटिया जो थी एकदम से बेहोश हो गई, निढाल से पड़ गई और सीट पर ऐसे ही गिर गई।
वो तो साहब ने संभाल लिया था। साहब को मैं देख रहा था, साहब का जो शक्ल था एकदम रोनी बना हुआ था, रोनी सुर्ख बना हुआ था। साहब बहुत परेशान मुझे दिख रहे थे। मैंने इतनी उदासी उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। साहब हमारे बहुत हंसमुख थे, लेकिन बिटिया के वजह से बहुत आज दुखद स्थिति में पहुंचे हुए थे। मुझे उनको दुख को देख करके मुझे भी रोना आ रहा था कि कहाँ बिटिया इंग्लैंड में पढ़ रही थी और कहाँ अब किस पोजीशन में पहुंच गई है। अब मुझे नहीं पता कि इसका भूत उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा। एक ये साधु बाबा भी तो थक चुके थे और साहब कर रहे थे कि हमने इंग्लैंड में भी वहाँ पर भी दिखवाया है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट सा लग रहा था। लेकिन मैं अपना तो काम किए जा रहा था, अपना गाड़ी को दौड़ाई चला जा रहा था। और थोड़ी ही दूरी जहाँ पर बिटिया बेहोश हुई थी उससे करीब 4-5 किलोमीटर ही आगे चला था। और तभी मेरी अगली सीट पर, मेरी जो बगल वाली सीट थी, मैंने उस पर देखा कि एक काली साया बैठी हुई थी, धुंधली धुंधली। अब तो जैसे मेरे प्राणी सूख गए थे उसको देख करके। वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। जेंट्स थी या लेडीज था, क्या था मुझे नहीं पता इस चीज़ का। बड़ी ही काली और एकदम धुंधली धुंधली तस्वीर मुझे दिखाई पड़ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि है ये तो क्या है। और तभी उसने मेरे को अपने हाथ से धक्का देने की कोशिश किया था। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो मेरी गाड़ी सामने में जो आ रही थी, एक बड़ी सी ट्रक, उसमें जाकर के टकरा जाती। और टकराती तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हम लोग का हुआ होता। हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता था। मैं ब्रेक तो लगा दिया था और साहब भी डरे हुए थे, बिटिया को एक हाथ में संभाले, और साधु बाबा भी मेरी तरफ देखे जा रहे थे। मैं एकदम कांप रहा था डर से। अब फिर मैंने सीट की तरफ देखा जहां मैंने उस परछाई को बैठे हुए देखा था, लेकिन अब वहां कोई परछाई मुझे नज़र नहीं आ रही थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगा कि वो परछाई का क्या मतलब था, क्या इरादा था। वो परछाई इसलिए मुझे धक्का दिया था कि मैं उस ट्रक में जाकर के टकरा जाऊं और हम लोग मारे जाएं। उसकी नीयत का मुझे पता लग चुका था। मैं डरा हुआ था और साधु बाबा जो थे अब फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए थे। और उसी वक्त में वो लड़की जो थी, जो बेहोश पड़ी थी, वो फिर जाग चुकी थी। और जागते ही फिर पहले की तरह उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और बेकाबू होने लगी थी। वो साधु बाबा बोले, अरे बेटा तुम गाड़ी चलाओ ना, रोको मत। जितना रोकोगे हम लोग फंसते जाएंगे। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा तेज चलने की। हम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचा दो, उस मंदिर तक। मैंने बोला कि जी बाबा, हाँफते हुए डर के मारे कि जी बाबा, और मैं गाड़ी को फिर चला दिया था। वो दोनों जनों ने उस बिटिया को काबू करने का बहुत कोशिश कर रहे थे। आखिरकार बिटिया फिर बेहोश हो चुकी थी। मैं अब अपनी सीट के बाईं तरफ जो सीट थी, मेरी निगाहें उस पर लगी हुई थी कि ऐसे ही हालत में जब बिटिया बेहोश हुई थी तो वो परछाई मुझे दिखाई पड़ी थी। अब मुझे डर था कि कहीं दोबारा से वो परछाई मुझे फिर धक्का ना दे और फिर कहीं मेरी एक्सीडेंट ना करवा दे। मैं अपने मन में अब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था कि हे प्रभु हमारी अब रक्षा करो, और साथ में इस बिटिया को भी। अब मैं हनुमान चालीसा मन में पढ़ते हुए ड्राइव करने लगा था। और फिर बिटिया जो बेहोश थी या सोई हुई थी, उठी नहीं, बिल्कुल शांति थी। और इसके बाद में वो परछाई मुझे दोबारा नज़र नहीं आई। अब हम उस जगह पर पहुंच गए थे। मैंने देखा जो लोकेशन था अब 1 किलोमीटर दिखा रहा था। तब मैंने साधु बाबा के चेहरे पर देखा, तब वो थोड़ा शांत नज़र आ रहे थे, नहीं तो बहुत ही घबराए हुए थे, डरे हुए थे।
और साहब को तो कहना ही नहीं था। वो तो इतना डरे हुए थे, इतना दुखी थे कि कुछ मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। बहुत ही परेशान थे। आखिरकार हम जहाँ पर जाना था उस मंदिर में, अब मैंने देखा वो मंदिर का नाम मेहदीपुर बालाजी था। मैं समझ गया कि शायद यहाँ पर ही भूत प्रेत का इलाज होता है, तभी तो ये साधु बाबा बिटिया को लेके आए हैं। लेकिन मैं जानता नहीं था पहले से भी। अब हम जा कर के जहाँ साहब ने एक वो होटल बुक किया था रुकने के लिए, और उस जगह पर जा कर के हम अपना गाड़ी रोके थे। और साहब लोग और बिटिया को उठा करके, वो नींद में थी और बहुत मुश्किल से उसने आँख खोला था। हिलाते हिलाते साहब थक गए, उठ जाओ बिटिया, उठ जाओ बिटिया। तब जाके बिटिया उठी थी। उठी तो एकदम आंखें उसकी जो थी लाल हुई पड़ी थी। और फिर बिटिया को ले गए अपना कमरे में, जो कमरा बुक कर रखा था। मैं तो अपना ड्राइवर आदमी था, मैं तो गाड़ी में ही था। फिर शायद वो नहा धोए थे और फिर मैं देखा था कि वो जो मंदिर था, अब सुबह के 5 बजने वाला था और मंदिर में वो लोग गए थे। मैं तो थका हुआ था, मैं गाड़ी में ही सो गया था। मुझे जब उठाया तो साहब थे, वो आवाज़ लगा रहे थे, अनुज प्रसाद लो ले बेटा। सुबह सुबह भगवान का प्रसाद मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या है। सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। और मैंने हाथ जोड़ करके प्रसाद ले लिया। बोले बेटा जाओ कमरे में, एक दूसरा कमरा था जो साधु बाबा के लिए अलग से बुक किया था। बोले उस कमरे में जाओ और नहा धो लो, और उस कमरे में डबल बेड है, जाके तुम भी आराम कर लो। हम लोग को यहाँ पर 2 दिन रुकना पड़ेगा। यानी कि मैं बोला साहब से कि साहब बिटिया कैसी है आप। बोलिए अब ठीक है। तुम देखे नहीं, बिल्कुल अब शांत पड़ी थी। और मैं पुजारी से मिल कर आया हूँ, दर्शन भी करा दिया हूँ। पुजारी बोले कि 2 दिन रुकना पड़ेगा और बिटिया बिल्कुल सही हो जाएगी। वो खुश नज़र आ रहे थे मेरे साहब, और उनकी खुशी देख करके मैं भी खुश हो रहा था कि चलो बहुत बढ़िया हो गया कि बिटिया का ये भूत वाला क्लेश कट जाए। और वही हुआ। 2 दिन तक हम तो वहीं रुके हुए थे, और साहब सुबह शाम मंदिर में जाते थे, भगवान का दर्शन करते थे, आरती करते थे और पूजा पाठ करते थे, जैसे वो लोग पुरोहित वहाँ का पुजारी कहते थे। और फिर हम लोग तीसरे दिन वहाँ से चल दिए थे। अब मैंने बिटिया को देखा कि जो चेहरे का रंगत था ना, पीला पड़ा हुआ था, अब उसमें खून जैसे दौड़ रहा हो, चेहरे पर लाली आने लगी थी। इतने ही दिनों में, 2 ही दिनों में चेहरे का रौनक था वो खिलने लगा था। तो ये बजरंग बली का ही चमत्कार था जो मैंने पहली बार देखा था उस जगह पर। और पहली बार ही मैंने वो साये को देखा था इतने करीब से। नहीं तो मैंने आज तक किसी भूत प्रेत को देखा नहीं, बस महसूस किया है। मैं अपने गांव में किसी औरतों के ऊपर में साया आ गया, किसी मर्द के ऊपर में साया आ गया, वो झूमते थे, ओझा गुनी आता था, बाकी इतने सामने सामने में मैंने कभी नहीं देखा था। तो दोस्तों, ये थी अनुज जी की अपनी कहानी, घटना। अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई अपनी आप बीती कोई घटना, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे दूसरे चैनल पर ही विजिट कीजिएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जो आपको बहुत बेहद पसंद आएगी। और मेरे जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।